हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। ये है बच्चों हिंदी साहित्य। और इसमें ये आज का अपना जो पार्ट है 20वां है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर से लिए हुए हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक एक करके आइए देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि इसमें से पढ़ी सुनी और देखी जाने वाली विधा कौन सी है। हिंदी साहित्य की जो अनेक विधाएं होती है उसमें से, जैसे एक कहानी है, एक कविता है, एक नाटक है और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी इसमें से विधा है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बच्चों, कहानी को हम केवल सुन सकते हैं, कविता को हम केवल सुन सकते हैं, और जो नाटक होता है उसे हम पढ़ भी सकते हैं, और उसे हम सुन भी सकते हैं, और उसे हम देख भी सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि स्वतंत्र पत्रकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तीन प्रकार के पत्रकार होते हैं, हमने देखा है। जो सबसे पहले पत्रकार होते हैं वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के जो पत्रकार होते हैं वो अंशकालिक पत्रकार होते हैं, और उन्हें हम स्ट्रिंगर भी कहते हैं। और तीसरे प्रकार के एक और पत्रकार होते हैं जिन्हें फ्रीलांसर कहा जाता है। ये फ्रीलांसर जो होते हैं ना, ये स्वतंत्र पत्रकार होते हैं बच्चों। ये किसी भी मीडिया हाउस के लिए जो है वो अपना जो इनकी जो रेट होती है उस रेट के आधार पर वो काम कर सकते हैं। एक साथ कई अखबारों के साथ भी वो काम कर सकते हैं। तो ये फ्रीलांसर कहलाते हैं। तो ये जो फ्रीलांसर है ना, यही स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं, क्योंकि ये फ्री होते हैं, ये किसी के साथ भी काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, छंद विधान में यति का अर्थ क्या है। हमने पढ़ा था ना, छंद पढ़ा है। तो वहां पे देखो, छंद की परिभाषा इस प्रकार की, मैं एक बार परिभाषा सुना देता हूं आपको। ये आपको ज़्यादातर जगह मिलेगी नहीं। तो परिभाषा ये होती है कि किसी काव्य पंक्ति में जब उसकी वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक, यानी चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता है, वो रचना छंद कहलाती है। तो अब इसमें एक वर्ड आता है ना, यति। यति क्या होता है? तो हमने देखो पढ़ा था कि जहाँ जो चरण होता है उस चरण के बीच में या अंत में जहाँ ठहराव आता है, जो ठहरना होता है उसे हम क्या कहते हैं? हल्का जो ठहरना होता है, छोटा ठहरना जो होता है, वो यति कहलाता है। तो सही जवाब रहेगा यहाँ पे बच्चों ठहरना। जैसे कि रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ पे राखिए बोलने के बाद हम हल्का सा ठहरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो ये बीच में जो ठहराव आया है ये यति कहलाती है। अगला प्रश्न है, 13 और 11 मात्रा पर यति, यानी पहले 13 मात्राओं पर हम हल्का सा रुकेंगे, फिर उसके बाद 11 मात्राएं पूरी होगी, फिर रुकेंगे, फिर वापस 13, फिर 11। तो ये जो यति होती है ये किस छंद में होती है? चौपाई छंद में होती है, दोहा छंद में होती है, या छप्पय छंद में होती है? तो बच्चों, हमने देखो, आपको याद होगा कल छप्पय पढ़ा था। तो छप्पय क्या होता है कि इसमें 6 चरण होते हैं, और ये जो 6 चरण होते हैं इसमें पहले जो 2 चरण पहले जो 4 चरण होते हैं वो उसके बाद में जो नेक्स्ट दो चरण होते हैं, पहले जो 4 चरण होते हैं वो तो रोला के होते हैं, और बाद के जो 2 चरण होते हैं वो दोहा के होते हैं। तो दोहा जो होता है ना, उसमें 13 और 11 मात्रा पर यति होती है। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन दोहा। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि पांचवा, प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण और 32 से अधिक मात्रा वाले छंद कहलाते हैं। एक दिन मैंने आपको करवाया था, जो छंद वाला टॉपिक हमने किया था उसमें हमने ही पढ़ा था कि जो वर्णिक छंद होते हैं, उस वर्णिक छंद में हमने देखा था कि अगर 1 से 26 तक वर्णों की संख्या अगर 1 से 26 तक है तो वो तो साधारण वर्णिक छंद कहलाता है। और अगर 26 से अधिक वर्ण है उसमें, है ना, 26 से अधिक वर्ण है तो फिर वो दंडक कहलाता है ना, वो दंडक कहलाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर उसमें वर्णों की संख्या अगर 26 से अधिक है तो दंडक हो गया, और अगर मात्राएं 32 से ज़्यादा हो गई तो भी वो दंडक हो गया, और अगर 26 से कम वर्ण है तो वो साधारण साधारण जो वर्णिक छंद है वो साधारण वर्णिक छंद कहलाएगा। जहाँ तक गीतिका की बात है तो बच्चों, गीतिका एक मात्रिक छंद है, ये वर्णिक छंद नहीं है, ध्यान दें, मात्रिक छंद है। और मात्रिक में भी ये सम मात्रिक छंद है, और इसमें होती है मात्राएं, और इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें 14-12 पर यति होती है, राइट, 14 और 12 पर यति होती है, और अंत में लघु और गुरु अवश्य आता है।
तो ये क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं। ये एक सम्मात्रिक छंद है क्योंकि प्रत्येक चरण में 26-26 मात्रा आती है, 14-12 पे यति होती है, और अंत में ये लघु है और ये गुरु है, तो लघु गुरु अवश्य आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा हमारा छठा, कि मात्रिक और वर्णिक छंद प्रकार के होते हैं। तो भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है, दूसरा होता है वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की संख्या निर्धारित होती है। तो इस तरीके से मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार के छंद होते हैं। अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न क्या कहता है, देखो, कि प्रतीप अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। पहले तो बता दूं कि जो प्रतीप अलंकार है ये उपमा अलंकार का विपरीत है। उपमा में क्या होता है कि हम किसी उपमेय को उपमा देते हैं ना, उपमान के समान बताते हैं उपमेय को, मतलब उपमान से तुलना करते हैं जो कि नेचुरल है, स्वाभाविक है। जैसे मान लो चंद्रमा है, तो हम किसी को चंद्रमा के समान दिखाते हैं, उसकी सुंदरता दिखाने के लिए उसके चेहरे की तुलना, उसके मुखड़े की तुलना चंद्रमा से करते हैं। तो ये तो उपमा अलंकार हो गया जो कि साधारण है। बट प्रतीप में इसका विपरीत हो जाता है, उपमेय को ज़्यादा आकर्षक बना दिया जाता है, ज़्यादा उसे उच्च बना दिया जाता है, और उपमान को कम कर दिया जाता है, उसे हीन बताया जाता है। तो ये तो उसका उल्टा हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो कि उपमान का उपमेय रूप में, मतलब उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, उपमेय को उपमान रूप कर दिया जाता है, या फिर यूँ कह सकते हैं उपमान का हीनत्व वर्णन। मतलब उपमान को जैसे चंद्रमा को तो कम सुंदर बता दिया और किसी के चेहरे को और बड़ा चढ़ा करके बता दिया। तो यहाँ पे ये वर्णन करने पर वो प्रतीप अलंकार हो जाता है। और देखो क्या लिखा है कि उपमा अलंकार के विपरीतार्थ होने से ये प्रतीप कहलाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका दिया हुआ है कि बहुरी विचार किन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। अब इसमें सीता के मुख को, जो कि मुख हमेशा उपमेय होता है और चंद्रमा उपमान होता है, उपमेय की अपेक्षा, इस उपमेय की अपेक्षा जो हिमकर है बच्चों, जो कि उपमान है, हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि चंद्रमा को हीन बताया गया है और सीता के मुख को चंद्रमा से बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार है ना, दिखाया गया। अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, कि जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का अर्थ बोध होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो बच्चों, संक्षिप्त उक्ति के द्वारा जहाँ बोध कराया जाता है उसे हम समासोक्ति अलंकार कहते हैं, है ना, उसे समासोक्ति अलंकार हम कहेंगे। ध्यान रखना, राइट आंसर रहेगा समासोक्ति अलंकार। बच्चों, ये पूरी जो 2000 प्रश्नों की सीरीज है ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, और ये ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर आप, मैं एक नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पे आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। नंबर है हमारा 9076222989। ठीक है, ये नंबर है। तो इस नंबर पे मैसेज करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक, कोर्सेज का लिंक, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको ये 2000 प्रश्नों की सीरीज मिलेगी, जिसमें कंप्लीटली आपको 2000 प्रश्न पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो फॉर्मेट में दोनों में मिलेंगे। आपको पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो मिलेगा क्रम से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। इसी तरीके से हिंदी कंपलसरी के भी हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज, वो ये भी आपको वहीं पर मिलेगी। अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के तो आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बच्चों। इससे आपको पता चलता है कि कंपटीशन में आपका लेवल कहाँ है, मतलब आप कहाँ हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आप अपनी उस तैयारी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। रिजल्ट आपको हाथों हाथ इसमें मिलता है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ओनली 11 रुपये में, नोट्स मिलेंगे ओनली 11 रुपये में, ये जो हमारे कोर्सेज हैं वो मिलेंगे ओनली 99 रुपये में। कंप्लीट कोर्स आपको 99 रुपये में मिलेंगे, सब कुछ आपको इसमें रहेगा शामिल। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है अपना 9वां प्रश्न है कि जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वो अलंकार कौन सा होता है। ध्यान रखना, अच्छी तरह से समझ लेना। 2 वाक्य हैं और दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है तो वो दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 10वां, कि काव्य में दोष
का आस्वादन करने में बाधक होते हैं। तो दोष किसका आस्वादन करने में बाधा उत्पन्न करते हैं? तो बच्चों काव्य में रस का आस्वादन करने में जो बाधक तत्व होते हैं वही तो दोष कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि रस के उत्कर्ष में बाधक तत्व ही दोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब रहेगा रस। तो बच्चों ये थी हमारी एक छोटी सी क्लास हिंदी साहित्य की। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। इस क्लास को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ये क्लास हमारी एवरीडे बच्चों हिंदी साहित्य की जो है ये 7 बजे सुबह आती है, और इससे पहले हमारी 6 बजे क्लास आती है हिंदी अनिवार्य की। इसके बाद शाम को हमारी एक क्लास होती है, शाम को हमारी क्लास होती है बच्चों 5 बजे। 5 बजे हमारी इतिहास की क्लास होती है। उसके बाद फिर हमारी 7 बजे शाम को क्लास होती है राजनीति विज्ञान की, और 8:30 बजे हमारी क्लास होती है बच्चों ज्योग्राफी की। तो ये सारी क्लासेस आपको रेगुलरली अपने इस चैनल पे मिलेगी, और इन सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट जो वीडियोस होती हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं, नोट्स हैं, ये सारा आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। नंबर मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।